थैंक यू सो मच सर। अब मैं डॉक्टर सुभाष चंद्रा से गुजारिश करूंगा वो सर का स्वागत भी करें और एक वेलकम स्पीच डॉक्टर सुभाष चंद्रा की तरफ से। सबसे पहले तो मैं अपने दादा दादी पिता माता गुरुजनों सबकी चरण वंदना करते हुए जिनके आशीर्वाद से हिसार से यहाँ का सफ़र तय किया, साथ में अपने भाइयों का और अन्य परिवार के सदस्यों का और नेक्स्ट जनरेशन के लड़कों का भी, बच्चों का भी साधुवाद कहता हूँ कि जैसा आपने अशोक को सुना, हर पल मेरी जायज़ नाजायज़ बातें स्वीकार की और मेरा साथ दिया। ऐसे तो बहुत से दोस्तों ने ज़िंदगी में मेरे साथ कदम मिला के चले, सहायता की, तो कुछ लोगों का नाम यहाँ लेना आज आवश्यक होगा जो कि यहाँ आज मौजूद हैं। 1974 में पुरुषोत्तम जी गुप्ता, इन्होंने मुझे प्लास्टिक, पॉलीथीन, ये वो सब चीज़ों से जानकारी कराई, अवगत कराया। विजयधर जी, जिन्होंने बड़े मुश्किल समय में मुझे नेविगेट करते हुए एक सारथी के रूप में मेरे साथ रहे। राजेंद्र मित्तल जी ने अहम भूमिका मेरे आगे बढ़ने में बढ़ाई। इसके अलावा गुलशन सचदेवा, रंजन आइजैक, अशोक कुरियन, रजत शर्मा, रवि प्रकाश आज टीवी 9 के मैनेजिंग एडिटर हैं, विजय जिंदल, प्रदीप गुहा, किसी न किसी रूप से मेरी इस जर्नी में साथ में रहे। कृष्णा अय्यर ने एक सच्चे प्रोफेशनल के रूप में अपना किरदार निभाया और संजीव और स्मिता प्रकाश की तो बात आप पहले सुन चुके हैं कि न्यूज़ क्या होती है, इसके बारे में मुझे भी सीखा और मेरे से सीखा भी और मुझे सिखाया भी। जीवन में बहुत से राजनेताओं से मिलने का और वार्तालाप करने का अवसर मिला। लगभग वो सभी राजनीतिक दलों से हैं जिनसे मेरी मित्रता रही और आगे भी रहेगी। कुछ लोगों को आपने सुना है, इसके अलावा भी जो लोग यहाँ नहीं हैं, आज आ पाए किसी कारण से, सीताराम येचुरी हैं, ममता बनर्जी हैं, मायावती जी हैं, सबसे मेरे संबंध जब से मिले लंबे समय से चलते रहे। बहुत से मेरे बैंकर मित्र आज यहाँ हैं जिन्होंने हमें आगे बढ़ने में सहायक के रूप में हमारा साथ दिया, उनका आभारी हूँ। मीडिया जगत के लगभग सभी मीडिया ओनर्स यहाँ हैं। मैं समझता हूँ कि अगर सबकी पब्लिशिंग की अगर जोड़ किया जाए तो लगभग 70 से 75% मीडिया के ओनर आज यहाँ इस सभागार में मौजूद हैं। इन सब से मैं सीखा हूँ काफ़ी कुछ मीडिया में और भी समय में, उन सब का आभारी हूँ। विशेष रूप से कल्लीपुरी, शमित भरतिया, अनंत गोयनका, ये नई पीढ़ी के लोग जो अभी कुछ समय से ही मीडिया जगत में आए हैं और आगे बढ़ेंगे। और भी जितने मेरे मित्र गणमान्य व्यक्ति यहाँ हैं, सबका बहुत आभारी हूँ। आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र भाई मोदी, उनको मैं तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस पुस्तक का विमोचन, लोकार्पण करने के लिए बड़ा सहर्ष स्वीकार किया। आपको शायद याद नहीं होगा जी, मोदी जी 18 अगस्त 2001 को, लगभग 15 वर्ष पहले, इसी सभागार में आपकी एक पुस्तक आपके द्वारा लिखी गई सेतुबंध नाम की रिलीज़ की गई थी तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा।
मैं तो बड़ा एक किस्म से नया नौ सिखिया कहिए या बचपना कहिए, अनायास मुंह से निकला कि मोदी जी आप आज आपकी किताब यहाँ रिलीज़ हो रही है, किसी दिन मेरी किताब यहीं पे आपसे रिलीज़ कराऊंगा। और उस समय आपने स्वाभाविक रूप से कभी ऐसा ये मन में नहीं आया होगा, लेकिन थोड़ा सा बोले, सुभाष बाबू मजाक अच्छा कर लेते हो। बस इतनी बात कही। तो बहुत बहुत आभारी हूँ आपकी सहजता के लिए, और मेरा पूरा परिवार आपका आभारी है। सिर्फ एक दो बातें पुस्तक के बारे में, अपने बारे में। 6 वर्ष की उम्र में पिताजी से फिएट गाड़ी की डिमांड की। रात को सोने से पहले उन्होंने फिएट 16,000 रुपये की आती थी, तो शायद मुझे कहा कि इतने रुपए हैं, वो उन्होंने बिस्तर के नीचे रखे तो सोया। लेकिन वो इच्छा पूरी 21 साल की उम्र में खुद की एक सेकंड हैंड फिएट खरीद के। कहने का मकसद केवल एक यही भाव कि अगर फोकस और डिटर्मिनेशन अगर है तो ज़िंदगी में सफलता मिलेगी ही मिलेगी। अब इस समय में आके काफ़ी कुछ बिजनेस को छोड़ा है, भाइयों ने बेटों ने संभाला है, अपना समय और अच्छे कामों में लगा रहे हैं। पैसा कमाने से ज़्यादा अच्छे काम जो हैं उनमें लगाना है। तो फिर भी मैं उनको यही कहता हूँ कि काम ऐसे ही करो जिससे समाज और देश का कुछ अच्छाई हो, अच्छा भला हो, उससे आगे बढ़ें। इसके साथ आप सब लोग यहाँ आए, उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। अब मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से निवेदन करूंगा कि वो डॉक्टर सुभाष चंद्रा की ऑटोबायोग्राफी आत्मकथा को रिलीज़ करें। माई जर्नी एज द रॉन्ग मैन एट द राइट टाइम, बट आई थिंक प्राइम मिनिस्टर इज द राइट पर्सन एट द राइट टाइम। अब मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से ये गुजारिश करूंगा कि वो आएं और अपने विचार हम सबके साथ बांटें। श्रीमान सुभाष जी, आदरणीय मुलायम सिंह जी, श्रीमान शिंदे जी, यहाँ उपस्थित सभी वरिष्ठ महानुभाव, वैसे बायोग्राफी लिखना एक बहुत बड़ी हिम्मत का काम होता है, और वो भी इतना जल्दी लिखना और अधिक हिम्मत का काम होता है। क्योंकि हो सकता है कुछ लोगों के नाम छूट जाएं तो वो पकड़ेंगे, क्या सुभाष बाबू कितने साल आपके साथ काम किया, आपने याद भी नहीं किया। तो ये थोड़ा रिस्की काम है, लेकिन अब सुभाष जी में रिस्क लेना स्वभाव में है। और रिस्क लेने के स्वभाव के कारण ही तो वो वहाँ पहुँचे हैं। मैं किताब पढ़ तो नहीं पाया हूँ, मुझे किताब मिल तो गई थी, लेकिन समय अभाव और आजकल शायद पढ़ना छूट गया है, वो उसके कारण भी। मेरा सुभाष जी से परिचय बहुत देर से आया, लेकिन उनके पिताजी से मेरा परिचय बहुत पहले आया। मैं हरियाणा में पार्टी का काम करता था, और उनके पिताजी अग्रसेन संस्था के द्वारा एक मेडिकल कॉलेज और मेडिकल यानी
हॉस्पिटल और सारे काम करते थे। अब मैं भी भ्रमण करता था तो कहीं खाने का समय होता था तो उनके पिताजी के पास चला जाता था। तो वैसे ही मेरा उनसे संबंध रहा। तब तो जवाहर वगैरह बहुत छोटे थे, तो लेकिन पूरा उसी से मेरा नाता जुड़ता रहा। लेकिन तब मीडिया की दृष्टि से न मेरा कोई उनसे संपर्क आता था न, लेकिन बाद में सुभाष जी से संबंध बनता गया। और एक बात इसमें है कि नहीं मुझे मालूम नहीं, लेकिन शायद बहुत कम लोगों को पता होगा, उनके द्वारा एक जो सामाजिक काम होता है, एकल विद्यालय, वन टीचर वन स्कूल, और देश में गरीब बच्चों को ट्राइबल बेल्ट में, दूर सुदूर जंगलों में ये शिक्षा का अभियान चलता है। और हैरानी होगी आपको, 52,000 एकल विद्यालय चलाते हैं। 52,000 पूरी टीम है। उस टीम के काफ़ी सदस्यों को मैं जानता हूँ। सुभाष जी उसके लिए समय देते हैं, बड़ी रुचि लेते हैं। और मेरा जब मिलना होता है तो अपनी एकल विद्यालय की एक आध बात बताने में उनको बड़ा आनंद आता है। तो ये सामाजिक जीवन के प्रति ये जो लगाव है, कुछ न कुछ समाज जीवन के लिए कुछ करने का जो इरादा है, वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। उन्होंने कहा पैसे तो बहुत कमा लिए, लेकिन अब सामाजिक काम करना है। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि सामाजिक शायद उनके पिताजी के स्वभाव में है। उनके पिताजी लगातार हिसार में आप देखें तो अग्रसेन समाज के नाम से कई गतिविधियां करते ही रहते हैं, नॉन स्टॉप करते ही रहते हैं। तो ये उनके परिवार के स्वभाव में है। उन्होंने कई लोगों के नाम गिनाए, इससे दोस्ती उससे दोस्ती है। कौन राजनेता है जो मीडिया वाले से दोस्ती नहीं करेगा? मर रहा है क्या उसको? कुछ पहले से भी है। लेकिन सहज है, मीडिया जगत के लोगों का अगर संबंध व्यापक नहीं होता है तो उनकी इन्फॉर्मेशन चैनल बहुत कुंठित हो जाती है। और अगर इन्फॉर्मेशन चैनल कुंठित हो गई तो फिर तो ब्रॉडकास्टिंग का काम ही नहीं हो सकता है। और इसलिए उनके वैविध्यपूर्ण संबंध, वैविध्य प्रकार के लोगों से मिलना जुलना, ये उनके लिए बड़ा सहज होता है। लेकिन सुभाष जी को मैंने कभी तनाव में नहीं देखा। आपने देखा होगा वो कई वर्षों से ऐसे ही दिखते हैं, बड़े प्रसन्न रहते हैं और अपनी गाड़ी चलाते रहते हैं। ये जरा कठिन काम होता है। एक बार हमारा काफ़ी उनसे झगड़ा भी हो गया, बहुत शायद टेलीफोन पर ही हमने काफ़ी उनसे नोक-झोंक कर ली थी। हुआ था ये कि मुशर्रफ आगरा में आए थे और जी टीवी पर जो आजकल शाम को जो चौराहा चलता है, वो उस समय तो बहुत पॉपुलर हुआ करता था। और टीवी डिबेटों के लिए लोगों को उठा उठा करके नहीं आज तो मेरे यहाँ ही आना, ऐसा था। आज तो वो स्थिति नहीं है, काफ़ी उसका रूप बदल गया है। तो हम जी टीवी के स्टूडियो में बैठे थे और उनके एक पत्रकार ने आगरा से, अब तत्काल रिपोर्टिंग करना तो वो बेचारे, उसका भी कोई दोष नहीं है, क्योंकि वो उनको एडिटिंग का समय तो मिलता नहीं। वो सामने खड़े हो गए तो कुछ बोलना होता है। तो उन्होंने कहा कि, और तब मीटिंग पूरी हो चुकी थी, कोई बात बनी नहीं थी, लेकिन उनका जो रिपोर्टर का वाक्य था वो बहुत ही परेशान करने वाला था। उन्होंने कहा कि
भारत ने सारी बाजी बिगाड़ दी, दैट टाइप ऑफ। अब हम स्टूडियो में थे, अब हमें तो मालूम नहीं था हमको कभी चुनाव लड़ना पड़ेगा, और वरना तो हम थोड़े संभल के चलते। उस समय तो ऐसा कुछ था ही नहीं सामने, तो हिम्मत कुछ और रहती थी। मैं वहीं पर बोला, मैंने कहा भाई मुझे पहले समझाइए कि मैं जी टीवी के स्टूडियो में बैठा हूँ कि पी टीवी के स्टूडियो में बैठा हूँ। ऐसा मैंने सवाल किया था, क्योंकि पाकिस्तान का बड़ा पॉपुलर टीवी चैनल था पी टीवी, क्योंकि वो जो भाषा पत्रकार बोल रहा था, तो मैंने कहा आप तय करो भाई, मैं जी टीवी में बैठा हूँ पी टीवी में बैठा हूँ। खैर जो स्टूडियो में जो बैठे थे सीनियर थे, तो वो समझ गए कि मामला बिगड़ गया है। उन्होंने इसको लिपापोती करने की बड़ी कोशिश की, लेकिन हम लोगों को ऐसा मौका बहुत कम मिलता है, तो हमने लिपापोती नहीं होने दी। बात को खींचते रहे हम। फिर बाद में मैंने सुभाष जी को फ़ोन किया, मैंने कहा क्या सुभाष जी क्या कर रहे हो आप लोग, कहाँ ले जाओगे देश को? तो मुझे बराबर उनसे उस दिन, लेकिन ऐसे ही सुन रहे थे वो, आवाज में कोई फर्क नहीं, मेरी आवाज थोड़ी ऊंची भी थी। तो एक पल तो मुझे लगा यार पत्थर पे पानी है, मैं इतना कह रहा हूँ इस आदमी को कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन बाद में मैंने देखा कि उन्होंने इस विषय को हाथ में लिया, काफ़ी बारीकी से इसकी जांच पड़ताल की और काफ़ी सूचनाएं भेजी। और कहने का मेरा तात्पर्य है कि वो संतुलित रहना ऐसे, क्योंकि मीडिया वालों और राजनीति दो क्षेत्र ऐसे हैं कि इमरजेंसी कभी भी आ जाती है, और इमरजेंसी आए तो फिर स्पर्धा भी रहती है। तो इसमें स्वाभाविक है तनाव रहता है, लेकिन उसमें संभल करके काम करना बड़ा कठिन होता है। सुभाष जी को उस रूप में मैंने देखा है। सुभाष जी कहाँ निकले थे, कहाँ पहुंचे, वो शायद सुभाष जी को भी अंदाज नहीं होगा, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि जैसे शुरू में प्लास्टिक से शुरू किया और अब यहाँ तक पहुंच गए, तो हर वक्त उनके किसी न किसी काम ने उनके लिए रास्ते बनाता गया होगा, ऐसा मैं अनुमान करता हूँ। एक टारगेट तय किया होगा, उस रोड मैप पे चल दिए होंगे, ऐसा शायद नहीं हुआ होगा। और ये समय के अनुसार जीवन को ढालना, हर बदलती परिस्थिति में अपने आप को उपयुक्त पाना, इसके लिए एक अलग प्रकार की विधा लगती है जीवन में। एक सेट व्यवस्था में काफी बड़े बन जाना और बड़े बन जाना संभव होता है, लेकिन आप कहीं एक जगह पे थे, फिर कहीं और चले गए, फिर तीसरी जगह पे चले गए, फिर चौथी जगह पे, लेकिन हर जगह पर अपने आप को उपयुक्त पाया, ये बहुत बड़ी बात होती है। और मैं मानता हूं कि सुभाष जी ने उस विधा को प्राप्त किया हुआ है, जिसके कारण ये संभव हुआ है। मैं अभी भी मानता हूं कि किताब समय से बहुत पहले आई है। वैसे उनका लिखा है रॉन्ग मैन एट द राइट टाइम। किताब राइट टाइम है कि नहीं, है मेरे मन में सवाल जरूर है, क्योंकि ये चीज़ें बड़ी कठिन होती है जी आगे चल करके। लेकिन हम आशा करेंगे कि अब वो डायरी लिखें, आगे वाले दिनों में और अधिक बारीकियां से लोगों के सामने चीज़ें लाएं। मैं हमेशा स्टूडेंट्स वगैरह से जब मिलता हूं, तो मैं एक बात आग्रह से कहता हूं कि आपको जो पसंद आए बायोग्राफी जरूर पढ़िए, ये मैं आग्रह करता रहता हूं। मैं ये नहीं कहता हूं कि बायोग्राफी जब पढ़ोगे वो सब बिल्कुल 100% आप जो चाहते हैं वैसा ही होगा, लेकिन बायोग्राफी से आप उस समय की हिस्ट्री से काफ़ी निकट होते हैं, घटनाओं से काफ़ी निकट होते हैं। उस घटनाओं का मूल्यांकन एकदम
तराजू पर तोल करके सही होगा ऐसा नहीं है, जिसने लिखा होगा उसके दृष्टिकोण होगा, लेकिन आप इतिहास के साथ जर्नी कर सकते हैं। जब भी आप बायोग्राफी पढ़ते हैं तो ये एक बहुत बड़ा एहसास होता है, और इसलिए मेरा हमेशा आग्रह रहता है कि विद्यार्थी और किसी के भी हो, कलाकारों की हो, स्पोर्ट्स पर्सन की हो, साइंटिस्टों की हो, कोई भी हो, उसको पढ़ने से उस कालखंड के समझने का बड़ा अवसर मिलता है। हो सकता है ये भी ऐसे स्टूडेंट मैं नहीं जानता इसमें उन्होंने अपनी जर्नलिज्म की यात्रा का कितना लिखा है, वरना जर्नलिज्म के स्टूडेंट्स को तो जरूर ज़्यादा काम आ सकती है ये। तो मेरी सुभाष जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप सभी महानुभाव पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। प्रधानमंत्री जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा आपने कहा, हो सकता है बुक समय से पहले आ गई हो, लेकिन आजकल आपने फिल्मों में देखा होगा सीक्वल का ज़माना है, तो बहुत जल्दी हो सकता है हमें एक पार्ट 2 भी पढ़ने को मिल जाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे लगता है कि अगर प्रधानमंत्री जी इजाज़त दें तो एक ग्रुप पिक्चर हम लोग ले सकते हैं। मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगा सब गणमान्य अतिथियों को। पारिकर जी, महेश जी, मुलायम सिंह जी, शिंदे साहब, सुरेश प्रभु जी, नजीब जंग साहब, अमर सिंह जी, Do you have more books? Thank you so much, sir. But sir, we will like to have one more set of pictures. Sir, one more set of pictures with the media people. मैं रजत जी से अनुरोध करूंगा, सर आप आइए। अरुण जी, कृपया करके आप मंच पर आएं। कली, संजीव जी, स्मिता जी, मिस्टर गोयनका, कार्तिकेय जी, अनुराग, मिस्टर विजय डाडा जी, और मैं अनुपम जी और अक्षय जी और मधुर भंडारकर से भी गुजारिश करूंगा कि कृपया वो भी मंच पर आएं। मिस्टर मैथ्यूज बोला जी। अरे सुरेश जी रह गए। सुरेश जी, मिस्टर मैथ्यूज, चौहान के साहब, आपको कह रहा हूं। माफ कीजिए, मेरी भूल है। I think it makes a perfect picture frame. Thank you so much, sir. And now we'll disperse for high tea.